हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। ओवर द वीकेंड आपने खबर सुनी होगी डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो धांधली की शिकायत जिसके ऊपर अपोजिशन ने बात की थी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की और अब हम देख रहे हैं उसके ऊपर एक्शन भी शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कोताही के मुर्तकिब अफसरान DRO और RO को OST बना दिया है और मजीद कार्रवाई के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है। इलेक्शन कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा है कि इलेक्शन हुकाम और हुकूमती लोग डस्का ज़िमनी इंतखाब के दौरान गैर कानूनी आकाओं के हाथों कठपुतली बने रहे और प्लानिंग के साथ इंतखाबी धांधली मुनज़्ज़म तौर पे ये धांधली की गई। साथ में ये भी इंकशाफ है इस रिपोर्ट के अंदर कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज समेत दीगर अफसरान का AC हाउस में एक इजलास बुलाया गया और इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान जो उस वक्त तर्जुमान थी वज़ीर आला पंजाब की, वो भी शामिल हुई और इस इजलास में बाकायदा तौर पे धांधली की प्लानिंग की गई। प्रिजाइडिंग अफसरान को इस इजलास में शहरी इलाकों में पोलिंग 25% से ज़्यादा न होने देने की हिदायत की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब किया गया, नताइज तब्दील किए गए, पुलिस एहलकारों ने मुहाफ़िज़ के बजाय अगवाकारों का किरदार अदा किया और प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मुतल्लिका अफराद के हवाले किया गया। इस पर जब रिएक्शन देने का वक्त आया तो फिरदौस आशिक आवान ने आके पहले तो उसको यकसर मुस्तरद किया और कहा कि ये भी कहा कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी जिस इजलास की बात की जा रही है और साथ ही कहा कि वो अदालत में इसको चैलेंज करेंगी। लेकिन अब आज जो वो बयान दे रही हैं उसमें वो ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि वो वहाँ पर मौजूद थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि धांधली की शिकायत करना अपोजिशन की आदत है और अपोजिशन इसीलिए इलेक्शन रिफॉर्म से भाग रही है। सवाल यह है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जो बेताब दिखाई देने वाली हुक्मरान जमात है PTI, वो खुद को धांधली के इल्ज़ाम से क्लियर कर पाएगी या नहीं। जो डस्का में हुआ वहाँ पे दोबारा इंतखाब भी हुआ और उसमें शिकस्त भी हुई PTI को। महज इंतखाबी अफसरान को ओहदे से हटाया जाएगा या फिर जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। इसके अलावा आज की अहम खबर ये भी है कि कौमी सलामती कमेटी का 5.5 घंटे तवील इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। उसका जो एलामिया अभी तक सामने आ रहा है उसके मुताबिक इस इजलास में कौमी सलामती, कश्मीर का मामला और अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई। ख़ासकर TTP से मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक कल अदम TTP से मुआहदा पार्लियामेंट में लाने का कहा गया। फवाद चौधरी ने उसके बाद में बात की है और उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत हुकूमत और TTP सीज़ फायर पर आमादा हो गए हैं। एक और अहम खबर वो ये है कि पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से TLP पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इस पे हमारे बहुत सारे शोज़ हो चुके हैं और ये सवाल उठ रहा है कि हुकूमत इसको साबित कैसे करेगी, लेकिन एक बड़ा कैजुअल सा मामला बन गया है गैर मुल्की एजेंडा करार देना या इल्ज़ाम लगाना इस तरह का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा कैजुअली ये बात कह दी कि जो PDM है, अपोजिशन का इत्तेहाद, ये गैर बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे इतना आसान क्यों है इस हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बैरूनी एजेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। तो इतना आराम से ये इल्ज़ाम कैसे लगा दिया जाता है, क्या इसको साबित करेगी हुकूमत? और आखिर में एक और मामला है उसका हम जिक्र करेंगे जो कि आम आवाम इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, महंगाई, और इस पे हुकूमत अपनी तरफ से बयानियाँ ये अपना रही है कि वो अपने सोशल मीडिया जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं PTI के उसके ऊपर यूरोप के खुशहाल ममालिक में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके वीडियो पैगामात चला रहे हैं और वो मुवाजना कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो महंगाई के सताए अवाम है उनको कह रहे हैं कि आप बड़े बेसब्रे हैं, आप सब्र का मुजाहरा करें। तो क्या ये पाकिस्तान में जो महंगाई के सताए अवाम है उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ नहीं? क्यों ऐसा हुकूमत कर रही है, बात करेंगे। हमारे साथ हैं शेख वकास अकरम साहब, आप सियासतदान हैं और हम आपसे तज्ज़िया हासिल करेंगे आज ये जो सारे मामला हैं उसके ऊपर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अतर काज़मी साहब साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि हम डस्का में जो इंतखाबात के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसके ऊपर पहले बात करने जा रहे हैं। अब कुछ लोगों के ऊपर हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारी डाली गई है, जिस तरह हमने आगाज़ में जिक्र किया। आपकी नज़र में क्या अहमियत है इस तहकीकाती रिपोर्ट की और मुलव्विस शख्सियात के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये आइन शिकनी की गई है यहाँ पे।
असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मरतबा एक चश्मकुशा एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो आवाम के सामने पेश कर दी। उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसरान थे जो इसमें मुलव्वस पाए गए उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने तहकीकात करते उनको OSD बना दिया। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि हालात बड़े संगीन हैं। पंजाब के वज़ीर आला के जो तर्जमान हैं उनकी बात का पलादा रखें, लेकिन असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत पर आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और उन्होंने इस बात पर इज़हार किया है कि पंजाब की हुकूमत के ऑफिसरान उन्होंने डस्का के इलेक्शन में अपना एक इंतहाई शर्मअंगेज़ और शर्मनाक किरदार अदा किया। और हमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब के वज़ीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी ने AC हाउस में बैठकर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को डराया धमकाया और उनको हदायत दी गई। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो पहली सूरत हाल में तो वो पंजाब के वज़ीर आला से पूछेगा कि आपके डिप्टी सेक्रेटरी का वहाँ पसरूर में किसके हुक्म के तहत गए, हमें इसका जवाब चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने इनके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा करने का भी तहिया कर लिया, जैसे कि रिपोर्ट में आ चुका है। और फौजदारी मुकदमा जो है उसके तहत ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हदायत जारी करेंगे कि इन तमाम जो इसमें जो करप्ट प्रैक्टिस में जो शामिल रहे हैं या मुर्तकब हुए हैं तो इनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौजदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज करवाएंगे। और जिस वक्त ये हमारी ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी कमज़ोर होती है, वक़ास साहब को पता है ब्यूरोक्रेसी जैसे किसी की वफादार नहीं होती। जब इनके मुस्तकबिल पर आँच आएगी तो उनको ये बता देंगे कि जरा हमने किसके इशारे पर हम AC के हाउस गए, हमने किसके इशारे पर इनको हदायत जारी की, तो ये सब सुल्तानी गवाह बन जाएंगे। अच्छा आएंगे और ये बाद में सबसे आखिर में ये वज़ीर आला पंजाब को तलब करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया। बाकी फ़र्दो आशिक अवान एक सियासी रहनुमा है, वो अपने अगर मगर के मामलात में मसरूफ़ रहेंगी और वो तो ज़ाहिर है वो एक सियासी लीडर हैं, उनके खिलाफ भी चैलेंज कहाँ हो सकती है कंवर साहब? वो जी चैलेंज कहाँ हो सकती है? ये रिपोर्ट चैलेंज कहीं भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सियालकोट को हुक्म जारी करेंगे ना आप इनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज कर लें। तो इसके जब फौजदारी का मुकदमा दर्ज होगा तो ये ज़मानतें करवाते फिरेंगे अपनी। तो ये सारे मामला जो है इस तरह से होगा। और फरदौस आशिक अवान के खिलाफ जो केस बनेगा वो बनेगा कि आपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। जो बाकी और सियासतदान हैं उनके खिलाफ जो केस बनेगा वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी बनेगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इनका केस बनेगा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश की, हरासमेंट पैदा किया, आपने उन पास रसूख इस्तेमाल किया। तो उसके तहत उनको सज़ा 3 साल की भी है, ताहयात तो नहीं आती, लेकिन 3 साल की सज़ा है इनको। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो शामिल हुए और वज़ीर आला पर हुकूमत के पंजाब पर इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। बहुत संगीन ये इल्ज़ामात है और आपके ख्याल में भी कंवर साहब ये बड़ी गैर मामूली बात है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस किस्म की होशरुबा रिपोर्ट आना। शेख साहब, ये कितना बड़ा सेटबैक है PTI के लिए जो दूसरी जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही है, एक मुकम्मल बयानिया इस हवाले से उनका रहा। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये इंतखाबी इस्लाहात पे हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है और हुकूमत का मुकम्मल फोकस रहता है EVM के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर। तो ये आपकी नज़र में खुद जब धांधली का इल्ज़ाम लगा और रीपोलिंग में भी दोबारा वहाँ से हारी PTI, कैसा कितना बड़ा सेटबैक? देखें, एक मॉरल अथॉरिटी की बात होती है। हाई मॉरल ग्राउंड पे रहते हुए खान साहब 126 दिन एक आप धरना करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें खदशा था कि 4 हलकों में धांधली हुई है और इनको खोल दिया जाए तो मामला बेहतर हो सकेंगे। और उसके लिए इतनी तपस्या और इतना 126 दिन का शोर होगा, बहुत सी पार्टीज इकट्ठी हुई, रोज़ तकरीरें। उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया बिफोर इलेक्शन के इलेक्शंस आर स्टोलन और यहाँ पे इलेक्शन चोरी किए जाते हैं और धांधली की जाती है। और इस तरीके से ये जो लोग बेसिकली इलेक्टेड नहीं होते वो आके बैठ जाते हैं। इसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बना के वो लोगों को रटवाया गया कि भाई इस तरह होता है, हम आएंगे तो हम इस सारे मामले को बेहतर करेंगे। आ गए। वैसे यूजली तो पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो हुकूमतें जीतती होती हैं और उसकी एक वजह ये ज़रूर होती है कि हर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करवाती है। हर हुकूमत मीन्स हर हुकूमत, माजी में भी हर हुकूमत।
क्योंकि हुकूमत जो है कोई भी पार्टी हुकूमत में आने के बाद पॉपुलर नहीं रह जाती है, तो फिर जब ज़िमनी इलेक्शन आते हैं तो यूजुअली उनको फिर ये धक्कम पेल करनी पड़ती है। डिप्टी कमिश्नर, DPOs, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर्स होते हैं, इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो होती हैं वो MNAs MPs करवाते हैं, और वो बेसिकली करवाते हैं किसके थ्रू हैं, वो करवाते हैं डिप्टी कमिश्नर के। और ये जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस या जिनका आपने जिक्र किया, कि सब डिप्टी कमिश्नर के मातहत लोग होते हैं। सो ये पूरा एक साइकिल है। अगर करते सारे हैं तो फिर ये PTI के ऊपर ज्यादा सख्त हाथ नहीं इलेक्शन कमीशन रखती, और उसकी वजह ये तो नहीं हो सकती कि वो भी उनके साथ सख्त हाथ इसलिए नहीं है। आपने मैं आगे इसी तरफ जा रहा था। सख्त हाथ तो इसलिए नहीं है, वो तो सारे पुराने पाकिस्तानी हैं, वो तो सारे चोर हैं, वो तो सारे डाकू हैं, वो तो सारे ही इलेक्शन चोरी करने वाले हैं। हम तो वो लोग थे जिन्होंने 126 दिन यहाँ पे धरना किया। हम तो नए पाकिस्तानी हैं। हमारे तो नए पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान हमसे चले ना चले, चाहे इकॉनमी ठीक हो ना हो, मगर कम से कम वो चीज़ जो बगैर पैसों के ठीक की जा सकती थी वो ये थी कि हम धांधली ना करें। और ऐसी पार्टी जब खुद धांधली के इल्ज़ाम में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाती है, तो आप मुझे बताएं कि फिर उनके पल्ले क्या रह जाता है। वो जो हाई मॉरल ग्राउंड था, वो अथॉरिटी, वो ये लूज कर बैठे हैं। और मोर ऑफ रीजन, अब अपोजिशन पार्टी ये कह सकती हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की ये बात करते हैं, वो कहते हैं हम कैसे करें। अभी डस्का के इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने इस किस्म की बेहंगम और बेहुदा किस्म की धांधली इन्होंने की है, जो खुल के सामने आ गई। धांधलियां लोग करते हैं छोटी मोटी, ज़िमनी इलेक्शन में पर्चियां डाल दो, बंदे इधर कर दो, पुलिस उधर कर दो, मगर ये बेचारे वो भी तरीके से नहीं कर सके। और इवेंचुअली इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ। अब एक ऐसी जमात जो एक डस्का के इलेक्शन में इस तरह बेनकाब हुई है, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन पार्टीज या मैं बैसियत आम वोटर या आप बैसियत आम वोटर कैसे ऐसी हुकूमत पे डिपेंड कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे इसी धांधली के लिए दोबारा। सो बेसिकली ये जो केस बिल्ड कर रहे थे इलेक्ट्रिक मशीन के लिए, वो डस्का रिपोर्ट जो है वो उसने तबाह करके रख दी है। और मैं ये समझता हूं कि इनके लिए शर्म की बात है, और कुछ इस मुल्क में होता या ना होता, मगर कम से कम इनको नजर आ गया था जब पहला ज़िमनी हुआ कि इसमें ये गड़बड़ हो गई है, तो दूसरी दफा मतलब पुलिस उठा के लेके जा रही है, और अल्टीमेटली ये चीफ मिनिस्टर या उनके वज़रा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आपको याद होगा छोटे मोटे वो क्लिप्स भी उस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा की लीक हो गए थे, जिसमें वो डायरेक्शंस दे रही थी और वही उनके किसी बच्चे ने बैठे हुए वो उसको, तो ये मेरे ख्याल में दिस इज जी बिल्कुल ऐसे ही ये परेशान कुन होना चाहिए इस वक्त पीटीआई के लिए। उनको, अगर मैं पीटीआई में हूं तो मैं इस वक्त बहुत शर्मिंदा और बहुत परेशान हूं। बिल्कुल सही। अतर साहब, ये क्या एक यही वजह है जो यहाँ पे बात हो रही है कि जो बयानात थे, होता तो पहले भी रहता था, लेकिन जो खुद एक स्टैंडर्ड सेट किया है पीटीआई ने, उस वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं और उनको हॉन्ट करती हैं। दूसरी बात जो बुनियादी मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि अपोजिशन का बाकायदा इल्ज़ाम रहता है इस हुकूमत के ऊपर कि ये मैनेज करके इंतखाबात को लाए गए हैं इक़्तिदार में और इनको धांधली के जरिए हुकूमत में लाया गया है, तो उसको कितनी तक़वियत मिलती है इस इल्ज़ाम को? देखिए, जहां तक ये इल्जाम है तो इसका तो मतलब है कि फिर इलेक्शन कमीशन इसी में मुलविस था, इमरान खान साहब की हुकूमत को लाने में। RTS किसने बैठाया था? ये वही इलेक्शन कमीशन है ना। तो या तो ये इलेक्शन कमीशन ठीक है या फिर ये इलेक्शन कमीशन खराब है। ये फैसला अपोजिशन को करना पड़ेगा, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। हमारा अलमिया ये रहा है कि जो चीज हमें पसंद आती है, चाहे हम हुकूमत में हो या अपोजिशन, पसंद आती है उसको हम चूज कर लेते हैं, जो पसंद नहीं आती उसको हम कह देते हैं जी ये बिल्कुल खराब है। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना फजल रहमान साहब ने और मरियम बीबी ने किस किस्म के इल्जामात लगाए थे, अभी चंद महीनों पहले की बात है। इसके बाहर ही एहतजाज हुआ था। यही इलेक्शन कमीशन जो है, इसी को पीटीआई ने दरखास्त दी थी, पूरी कौम ने देखा था, आपके चैनल ने भी दिखाया था, एक साबिक वजीर आजम का बेटा। लेकिन जब अतर ये रिपोर्ट ही इलेक्शन कमीशन देगा तो फिर क्या कहा जाए? जी सॉरी साहब, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये रिपोर्ट ही फिर इलेक्शन कमीशन दे रहा है तो अब इसको क्या कहा जाए? जी यही मैं कह रहा हूँ ना कि अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि ये गॉस्पल ट्रूथ है, और कुछ कहेंगे नहीं जी ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि जी हम उनको कह रहे हैं इस्लाहात करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो पिछले बोसीदा निज़ाम की अलामत है और वो उसी को कायम रखना चाहता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत कर रहा है। हुकूमत का ये बयानिया होगा, अपोजिशन कहेगी ये देख लें जी हम कह रहे थे ये तो हुकूमत बिल्कुल जाली है, इनका मैंडेट भी जाली है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है
कि अगर आपने चीजें चेंज करनी है तो इलेक्शन कमीशन को फिर हर किसी के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट लानी पड़ेगी ना, हर जो भी तहकीकात थी वो सारी सामने लानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा था यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहिबजादे की, उनकी वीडियो आपके चैनल पे भी चली, पूरी दुनिया ने देखी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं लेके आया। यहाँ पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके वो तहकीकात सामने ले आए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसके बीच में ये जो पूरी हमारी जमहूरियत है वो एक तरह से फुटबॉल बनी हुई है। पर मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई हुकूमत बड़े ऊंचे मॉरल ग्राउंड पे है, ना ही इलेक्शन कमीशन इतने मॉरल अथॉरिटी उसके पास है कि उसकी रिपोर्ट को लोग मनोमान मान लेंगे। अच्छा, ये मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, कंवर साहब से मैं इस बारे में बात करूंगी वापस आके कि क्या पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की कि वो उनकी बात को मान लिया जाए, और फिर कानूनी तो पोजीशन मौजूद ही है जो जिसका शुक्र में आगाज़ में ही हवाला दे दिया था कंवर साहब ने। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर जो इसके अंदर इल्ज़ामात है मजीद थोड़ा सा इसी टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो डस्का के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट आई है। कंवर दिलशाद साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, अब जो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी जिसके ऊपर शायद ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी, शायद गालिबन जो आपका जवाब होगा उस पर डिपेंड करता है कि करते सब हैं ज़िमनी इंतखाबात में धांधली, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में की वो बहुत ओपनली कर दी और उसके बाद ये रिपोर्ट भी आई। दूसरा, इनके जो ताल्लुकात इलेक्शन कमीशन के साथ नरम गरम चलते रहते हैं, एक ये वजह है। आप इन मामलात को बहुत गहराई से समझते हैं, पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है, कुछ मुख्तलिफ है? देखा जी, पहली बात यह है कि ठीक है कि माजी के इंतखाबात जितने भी होते रहे वो कंट्रोवर्शियल भी हुए और अपोजिशन ने भी या बाकी पार्टियों को तस्लीम नहीं की, बात दुरुस्त है। हमारा इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड इतना अच्छा साफ़ सुथरा नहीं रहा माजी में, लेकिन मसला ये कहने की बात यह है कि जहाँ तक RTS का बैठने का ताल्लुक है वो नादरा ने तैयार किया था, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ये फ़राइज़ में शामिल था कि नादरा के ख़िलाफ़ एक्शन लेते। उन्होंने 3 ख़त लिखे कैबिनेट सेक्रेटरी को कि आप इनके बारे में इंक्वायरी करें, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। 4 ख़त उन्होंने FIA को लिखे, DG को, उस वक्त के DG को, अभी तक जवाब नहीं आया कि आप इसकी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी नहीं करते, हुकूमत है, हुकूमत का मामला, वो तो बात मामले को टाल देती है। अब यहाँ तक ये जो मामला आया है, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये बहुत आगे तक बात जाएगी। इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था शुरू में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ बातें इनको, साबिक चीफ सेक्रेटरी बहुत कुछ बातें इनको बता दी हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इसी तरह IG पंजाब ने भी सब कुछ बता दिया कि कहाँ से हुक्मात आए, किसने किया, कैसे हुआ, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब यहाँ पहली बात ये हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन के पहले होते थे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो बड़े अदब के साथ हमने भी उनके अंडर काम किया, हमने भी महसूस करते थे, उनमें करंट नहीं होता था। जब कोई हम कहते थे जनाब ये एक्शन लें, आप ये भी छोड़ें, बस ख़त्म करा, इलेक्शन करें, सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उनका मुकदमा करें, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, बस हमारा काम इलेक्शन करवाना था, जिनको शिकायत हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएँ। तो ये मामला अब था। अब यहाँ का एक चीफ सेक्रेटरी जो है साबिक रहे हैं रजा सुल्तान सिकंदर, मुख्तलिफ जगहों पर चीफ सेक्रेटरी है, उन्हें पता था कि एक ग्रुप से आए हैं, वो एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप से आए, उन्हें मालूम होता था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होने के इम्कानात हैं, तो उन्होंने एक्शन ले लिया। और जिस वक्त एक्शन लेने की वजहात ये नहीं बनी कि हुकूमत के साथ इलेक्शन के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब चीफ सेक्रेटरी को तलब किया इन्होंने कि जब मैंने आपको 4 टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन अटेंड नहीं किया, IG पंजाब को तलब किया कि इनाम गनी साहब थे गालिबन कि आपने मुझे क्यों नहीं, आपने मेरे टेलीफोन अटेंड किया, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हमें किसकी हदायत थी, कैसे बात थी, क्यों नहीं अटेंड किया, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 9 के तहत उन्होंने उस इलेक्शन को कलदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को मंजूर कर लिया, तौसीक कर दी। तो इसके बाद ये कमेटी बनी, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की जो रिपोर्ट आ रही है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने PTCL से पूछा कि हमें इसकी लोकेशन बताएं, ये कहाँ गायब रहे। तो आप यकीन जानें कि वो तमाम रिपोर्ट PTCL ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दी है, वो लोकेशन कहाँ कहाँ ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर गए, किस किस के घर में गए, क्या क्या होता रहा, ये सारी जब ये अदालतों में जाएगा, केस सेशन जज में जाएगा, फौजदारी मुकदमे दर्ज होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप ये सारे सबूत इसलिए पेश करेगा कि आइंदा इंतखाबात में
कोई गड़बड़ ना हो, ब्यूरोक्रेसी को भी सबक मिल जाए कि अभी हमने अगर गड़बड़ की तो डस्का की रिपोर्ट सामने रखते वो डरेंगे, खौफजदा होंगे और आइंदा हुकूमत के असर वसुख में नहीं आएंगे। माजी में दुरुस्त है, हमारे दोस्त ने सही फरमाया कि इतनी हद तक वो कभी नहीं गए, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। लेकिन अब चूँकि हालात बदल गए हैं, एक सही मायने में सेटअप आ गया है, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और ये इलेक्शन कमीशन बहुत सी अपनी ताकत दिखाएगा। अभी ठहरते जाएं, देखते जाइए। अभी तो फवाद चौधरी का केस भी, आदम सवाती का केस भी, फॉरेन फंडिंग केस भी, सब स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो वो आप देखते जाइए, कौम को सही एक तरीके का शफाफ इंतखाब की राह हमवार हो जाएगी। और इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन मुखालफत नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अंदर टेम्परिंग हो सकती है, इसमें चिप लग सकती है। अगर हुकूमत इस तमाम इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दे तो ठीक है, बेस्ट सिस्टम है, आप ले आएँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला यह है कि उसके अंदर जो टेम्परिंग का जो सॉफ्टवेयर तब्दील करने के बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर से पूछा तो वो जवाब नहीं दे सके। तो इस लिहाज से हम चाह रहे हैं कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। ये मामला बहुत सीरियस है, ये डस्का का, और आगे तक ये मामले जाएंगे और ये हकायक सामने आते जाएंगे और खुलते जाएंगे। ये हमारी जो वायदा माफ गुआ बनेंगे ये बहुत कुछ बता देंगे। उन्होंने अपनी सर से बचानी होती है। डिप्टी सेक्रेटरी है, बड़े संजीदा हालात का पेश खैमा आपकी जो बातें हैं वो लगती हैं पीटीआई के लिए। आप कहते हैं बहुत सही सख्त सबूत मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। और शेख साहब, आपने क्योंकि बात शुरू की थी तो आप इसका इख्तिताम करेंगे। सारे अगर करते थे तो फिर अब हम यहाँ बैठ के क्या बहस करें, और अपोजिशन किस मुंह से कह रही है आर्टिकल 6 लगाया जाए इनके ऊपर। ये तो महज, ये खुद भी पीटीआई कहती है हम पहली बार इस हुकूमत में आए, माशी हालात का हमें पता नहीं था। इनएक्सपीरियंस है जिसकी वजह से खुल के इतने सबूत छोड़ के वो चले गए, बाकी तो कुछ नहीं है। फिर इसमें बुराई क्या है? आर्टिकल 6 तो मैंने अपने एक दो वकील दोस्तों से मशवरा किया। आर्टिकल 6 की डिमांड तो ये, क्योंकि इलेक्शन करीब है और अपोजिशन को कोई इशू चाहिए, आर्टिकल 6 तो इस पर नहीं लगता। 10,000 और आर्टिकल और सेक्शंस लगते होंगे, आर्टिकल 6 को नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, हम क्यों ये बात करें, क्योंकि पहले भी करते रहे, मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए कि हम हवा के घोड़े पे सवार थे। हम कहते थे कि पिछला पाकिस्तान ठीक नहीं है, हम पाकिस्तान को ठीक करने आ रहे हैं। तो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आयद होती थी, क्योंकि हमने उस पर सबसे ज़्यादा शोर मचाया है और हमने उस पर सबसे ज़्यादा लोगों को खींचा है। हम इसलिए आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा लोगों को ना खींचा होता, लेकिन इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? इनके अपने अल्फाज, इनके अपने जुमले, इनकी अपनी तकरीरें, जो ये करते रहे अभी, बहुत माजी में नहीं, अभी साल 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले, वही चीज़ें आगे आ रही हैं। इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक वजह यह भी तो हो सकती है कि पीटीआई ने डिफरेंट तरीके से मामलात को टेकअप किया। इलेक्शन का खुद हुकूमत में होते हुए नुकसान हो सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात ख़राब करने का, जिसका उस नतीजा निकल रहा है उनके लिए। देखें, आपकी मैं बात से एक हद तक एग्री भी कर सकता हूँ, मगर जिस वक्त आप चूज़ करते हैं, बंदा खुद अपने हाथ से लगाते हैं और फिर आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू करने का भी तो शौक है ना, आप जर्नैलों को भी इंटरव्यू करना चाहते हैं। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इंटरव्यू किया, आपने अपनी मर्जी से लगाया ना, यू फेस द म्यूजिक। अल्लाह और खैर सलाह। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ आपकी इजाजत से जाऊंगी, यहीं से हम बात को आप फिर टीएलपी का मामला भी है उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा टीएलपी का जो मामला है उसके ऊपर उसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अतर मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, ये हमने जो सारी सिचुएशन देखी, एक ओवरऑल आपका आज क्या कमेंट होगा इसके ऊपर? कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया में अभी तक तो कोई खबर नहीं है सामने कि इस बारे में कोई बात हुई, मुआहिदा भी अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली उसके असरात हमने देख लिए हैं। फॉरेन फंडेड उसको बाकायदा तौर पर करार देने के बाद फुल प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ मामलात और मुआहिदा कर लेना और इंतखाबी इत्तेहाद की बात भी होना, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने को हल निकाला है या एक नई बहस छेड़ दी है अपने लिए जो आगे जाके मुश्किलात बनेंगी इनके लिए इस सिलसिले में? देखिए, इस हुकूमत का एक मसला ये रहा है कि इस हुकूमत के अंदर इख्तलाफ राय के बजाय ना मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। इख्तलाफ राय होना बेहतर चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे कैबिनेट के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी हैं, लेफ्ट के भी हैं, सेंटर राइट के भी हैं और एक्सट्रीम राइट के लोग भी हैं। वो जो कन्फ्यूजन इनकी नज़रियात की है वही इनके फैसलों में भी आपको नज़र आती है। अब टीएलपी के हवाले से जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पहले कहा कि जी ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बाहर से फंडिंग मिल रही है। भाई, आप इतनी एक्सट्रीम तक क्यों जा रहे हैं? अगर आपने चीज़ों को इसी तरह
हल करना है, अगर आपकी हुकूमत के अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आइन के मुताबिक किसी चीज को हल कर सकें, तो फिर आप एक्सट्रीम पोजीशन ना लें। 4, 5, 6 पुलिस वालों को मरवा के अगर आपने मुआहदा करना है तो आप पहले कर लें। दूसरी बात यह है कि अगर इनके ऊपर इल्जाम है तो दूसरी तरफ जो टीटीपी के साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, टीटीपी के साथ तो ये अक़वाम मुत्तहिदा तक डोसियर जमा करवा के आए हुए हैं कि जी इनको भारत से फंडिंग थी, तो अब तो ये तो उनसे भी बात कर रहे हैं। वो ये वही टीटीपी है जिसने एपीएस के अंदर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे फौजियों के गले काटे, इधर हमारे पुलिस वालों को शहीद करने वालों के साथ भी ये मुआहदा कर रहे हैं। तो ये रियासत की अमलदारी बिल्कुल आपको खत्म होती हुई नजर आती है। और यही वो चीज है जो हमारी जो पिछली स्टोरी थी ना इलेक्शन कमीशन वाली, ये वो भी इसी का तसलसल है। इदारे और अफसरान। लेकिन अतर मुझे ये मैं आप ये मुकम्मल भी कीजिएगा, लेकिन साथ ही ये कैबिनेट के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात से 10 गुना आगे की बात नहीं है। शेख साहब के ख्यालात इस तंजीम के हवाले से क्या थे वो हम सुनते आ रहे हैं। अभी जो उन्होंने बात की हमने समझा कि एक हुकूमती शख्सियत वजीर दाखिला के तौर पे वो बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने उनको फॉरेन फंडेड करार दिया, तो ये महज ख्यालात का फर्क तो नहीं है, ये तो इनकॉम्पिटेंस नजर आती है और मामलात और हालात उनके कंट्रोल में ना होना और इनकी बेख्तियारी और बेखबरी साबित होती है। जी वही ना, मैंने कहा ना कि हर कोई उसका अपना नुक्ता नजर और अपनी निगाह से चीजों को देखता है और इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको भी वो उसी तरीके से इंटरप्रेट करता है। जो ये मैं कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी इसी चीज का तसलसल है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इस हुकूमत के अंदर कोई अमलदारी नहीं है, ये तो पीटीवी के अंदर एक शख्स बैठ के सरकारी टीवी के ऊपर शोएब अख्तर के साथ बदतमीजी करता है और वज़रा जो है वो कौमी टीवी के ऊपर आके और सोशल मीडिया के ऊपर आके मजम्मती बयानात इस तरह जारी कर रहे हैं जैसे दूरदर्शन ने ज्यादती कर दी। तो इन लोगों से तो अपने मातहत लोगों को नहीं संभाला जाता, तो बाकी चीजों को ये क्या संभालेंगे। तो एक तरह से मजाक इन लोगों ने बना दिया, लेकिन इसका नुकसान रियासत को होगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो दीगर ग्रुप्स हैं, इसलिए कि आज मैं एक और कालादम तंजीम के लीडर की तकरीर सुन रहा था, उसने कहा कि जी हमारे से भी मुज़ाकरात करो और हमें भी हमारा भी कालादम का जो स्टेटस है वो खत्म करो। तो ये चीज तो आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात मैं शेख साहब की तरफ यही बात लेके जा रही हूँ। यही जो दीगर कलदम तंजीमें हैं और उनके क्या इकदामात रहे हैं इससे पहले और रियासत का क्या मौक़िफ़ है उनके बारे में, इनकी देखा देखी वो कह रहे हैं अगर इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो हमारे साथ 4 दिन पहले आप इनको फॉरेन फंडेड करार दे रहे थे, आज आप इनके साथ, तो ये हुकूमत नया महाज और रियासत के लिए एक ओवरऑल चैलेंज खड़ा करती है। देखें बिल्कुल, मैं तो पहले समझता हूँ कि मेरी तो बुनियादी तौर पर यही हमेशा रह रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करना एक उजलत का इमोशनल फैसला था जो बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी इनपुट के किया गया। और जो इनपुट दी गई उस वक्त, जिनमें चंद लोग ये कहते थे कि आप ये ना करें, उनकी बात नहीं मानी गई बल्कि उनको आगे से शटअप कॉल दी गई। वो सारे आज मौजूद हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं ऐसी यही क्या सी और यही हो। शॉर्ट ब्रेक लेके आते हैं, मैं आपसे एक ब्रेक के बाद दोबारा करूँगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब क्विकली लास्ट सेगमेंट है तो हम 2 मामलात के ऊपर बात करेंगे। शेख साहब, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे इस पे बात कीजिएगा कि अब ये जो दीगर लोगों ने कलदम जमातों ने भी आके इस पे बात करना शुरू कर दी कि हमसे ही पाबंदी हटाएं, क्या नताइज निकले? देखिए, मैं तो पहले कह रहा था कि वो पहला फैसला टीएलपी वाला उजलत का फैसला था, जज्बात का फैसला था और वो इनको लगानी ही नहीं चाहिए थी टीएलपी पाबंदी, क्योंकि अब इनके लिए अगले मसाइल खड़े हो गए। अब जो दीगर जमातें बात कर रही हैं वो तो एक बहुत बड़ा तमाशा है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कौन सी पाबंदी और कौन सी कलदमियत? आप ये देखें कि उस कानून के अंदर ये कहा जाता है कि वो शख्स 3 से 4 आदमियों की असेंबली में नहीं खड़ा हो सकता, टी शॉप में नहीं जा सकता, गार्डन में नहीं जा सकता। वो शख्स जो है जहाँ पे स्कूल में 16 साल की कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी प्रेजेंस से 4 शेड्यूल के और कलदम जमात के बंदे की प्रेजेंस से उनकी जो ज़हनी नशोमा पे असर होगा। मगर आप देखें वो लोग इस मुल्क में इलेक्शन लड़ते हैं और पीटीआई के लिए तो बहुत बड़ा कोई इतना इशू भी नहीं है, क्योंकि कलदम सिपाही साहबा तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। अब मैं देखूंगा हुकूमत की तरफ और इनके मुंह की तरफ कि ये किस तरीके से अपने इत्तेहादी को ना करते हैं। ये जिनका फारूकी साहब का बयान का जिनका जिक्र किया कि बयान आ गया है, वो खुद 4 शेड्यूल के हैं और ये बयान उन्होंने दिया एक मजमे की सूरत में। आप मजमे से खिताब ही नहीं कर सकते तो कौन सी पाबंदी? पाबंदी के मुताबिक तो आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, आपने इलेक्शन कैसे लड़ा है? आप अकाउंट कैसे वो कर? इस मुल्क में ये जो पहले 2 जमातें देखें, ये पाबंदी लगाई थी जनरल मुशर्रफ साहब ने और बड़ी डिलिबरेशन के बाद लगाई और उस जमाने में इस पे अमल भी हुआ था। जनरल मुशर्रफ ने पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने इस पे अमल भी किया था। आज पंजाब हुकूमत कलदम जमात के मौलवियों को और सरबराहान को
पुलिस की सिक्योरिटी फराहम कर रही है। आप देखें, मजे की बात यह है कि आप कलअदम क्यों हैं? क्योंकि आपकी वजह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। आप फोर्थ शेड्यूल में क्यों हैं? क्योंकि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि इसको फोर्थ शेड्यूल में डालो। घर से भी जाए तो थाने बता के जाए। और आपको पंजाब पुलिस, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरे पैसे से तनख्वाह लेने वाली पुलिस की सिक्योरिटी आपको दी जाए, क्यों? सो इट्स अ बिग फ्रॉड। कलअदम होना ना होना ये इस मुल्क में एक बराबर है। मगर तहरीक इंसाफ की एक गलती जो है, जो टीएलपी को बैन करना जो गलती थी, उसकी वजह से अब इन्होंने स्टेट का नुकसान किया। हुकूमत तो अब सा आती है और जाती रहती है, आज है कल नहीं है, कल पता नहीं कौन होगा, मैं होगा नहीं होगा, अल्लाह जानता है कौन सी पार्टी होगी, बट आप स्टेट तो रहेगी यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन अब सबको तबाह कर दिया, जाहिर लगता है, और सबको एक सफ में मिलाकर बहुत सारी चीजों को जनरलाइज बहुत किया है, बहुत इन मामलात को। आखिर एक और मामला है आखिरी जिसके ऊपर आपका खास कर कमेंट मैं चाहती हूँ, और वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा गर्म है मामला, हर कोई इस पे बात कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पीटीआई ऑफिशियल पेज से वीडियोस लगाई गई कि क्या नाशुक्र हैं पाकिस्तानी अवाम। ये देखें, पूरी दुनिया में इतनी महंगाई है, आप भी गालिबन बरतानिया में ही हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीटीआई हुकूमत, एक तो महंगाई एक तरफ है, उसको टैकल करने का तरीका जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये क्या दुरुस्त है कि आप उनको इतने सहूलतों वाले ममालिक में से लोग बैठ के अपने प्रिविलेज के बुनियाद के ऊपर बात करें, और ये ऑब्सेशन पीटीआई का ओवरसीज के साथ, ये क्या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने की बात नहीं हो गई? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के मसाइल हैं वो हुकूमत ने खुद हल करने हैं। ओवरसीज की वीडियोस दिखा के या भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा के या मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मसाइल तो हल नहीं होते। लेकिन जो तस्वीर पाकिस्तान के अंदर पेंट की जाती है ना, कि जैसे पाकिस्तान एक किसी बबल के अंदर रह रहा है, तमाम बुराइयां, तमाम महंगाई सिर्फ यहाँ पे है, और ओवरसीज पाकिस्तानी या और कोई इससे मुतासिर नहीं होता। मैं आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान यहाँ पे 17 एनर्जी की कंपनियां जो है वो बस्ट हो गई हैं, दिवालिया हो गई हैं। यहाँ पे इस वक्त आपको पता है बरतानिया के अंदर इस बरस 2.5 मिलियन, जी हाँ जी, 2.5 मिलियन लोगों को इमरजेंसी फूड फराहम किया गया है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जॉब्स है नहीं है, तो पूरी दुनिया इससे मेरा सवाल सुनिएगा बीच में। देखिए, अगर बरतानिया में ये सब कुछ हो रहा है तो बरतानिया की हुकूमत उनको ये तो नहीं कहती अपने ऑफिशियल पेजेस से आके कि ये देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, और किसी दूसरे ममालिक के अंदर ये महंगाई है, तो ये कंपैरिजन हुकूमती सतह पर कर रहा आके मजीद ज्यादा आवाम को दुख देने वाली बात ना हुई? जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बरतानिया के अंदर ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की तरह और मरीम नवाज साहिबा की तरह और फजल रहमान साहब की तरह आके ये भी नहीं कहती कि पूरी दुनिया खुशहाल है और सिर्फ तुम्हारे मुल्क के अंदर ये मुसीबत आई हुई है। तो हमारे अपने जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक हर कोई सियासत करता है। पहले यहाँ पे बात हुई कि पीटीआई के इत्तेहादी हैं सिपाही साहबा वाले, माजी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के भी वो इत्तेहादी थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो टीटीपी वाले हैं वो तो नजरियाती तौर पर हमारे साथ हैं, आप आके लाहौर में हमले ना करें। तो इस हिमाम के अंदर सभी बराबर हैं और हमें अपने हालात के मुताबिक देख के जो है ना बात करनी पड़ती है, तो सभी एक जैसे हैं। ये शेख साहब, ये जो बात है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों वाली ऑब्सेशन भी है पीटीआई का, ये वोट भी चाहते हैं उनका सारा कुछ, लेकिन ये बहुत ज्यादा टू मच नहीं हो गया? लेकिन ये तो टू मच वाली बात है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनिमम वेज सरकार बताती है, जो पाकिस्तान में शायद ही किसी को मिलती हो, वो जाके 18 से 19 हज़ार है। लोग जो दिहाड़ी कमाते हैं, जो कमाते हैं वो 15 से 16 हज़ार कमाते हैं, 700 से 800 रुपए दिहाड़ी है। लंदन में ऐसे है, ब्रिटेन में ऐसे है नहीं है। हमें अपनी हैसियत, अपनी औकात के मुताबिक और अपने हदूद के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई कंपैरिजन भी बनता है, मिसाल भी बनती है कि हम कहें भाई आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं, हमें आप इलेक्शन में तो हमें आपने ये कहानियाँ नहीं सुनाई थी, या तो आपने ये काम किया हो कि हमारा टैक्स सिस्टम भी ब्रिटिश कर दिया हो, या तो आपने ये काम किया हो कि हमें सर्विसेज भी ब्रिटेन वाली दी हो, आपने ये काम कर दिया हो कि हमें सोशल भी ब्रिटेन वाला मिलता हो, तो फिर तो ठीक है आप मिसालें भी दें। मगर अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर ये अपना मजाक बनाने वाली बात है। और ये माइंडसेट क्या है जो वो ओवरसीज में बैठे हुए लोग, बड़े अजीम ममालिक के अंदर जहाँ पे बड़ी सहूलियात हैं, उनको वो कहते हैं नाशुक्रे हैं पाकिस्तान की आवाम, कदर नहीं कर रहे इस हुकूमत की। देखिए, मैं ये समझता हूँ क्योंकि एक्सपर्ट्स कम्युनिटी ने खान साहब को वोट दिए हैं और वो जो पॉलिटिकल वर्कर वहाँ बैठा है वो इस हद तक आगे चला गया है खान साहब की मोहब्बत में कि उसको अपने पाकिस्तानियों की अजियत और मुसीबत का एहसास कोई नहीं है। ना शुक्रा उस आदमी से पूछें जिसकी 15 दिन के बाद तनख्वाह खत्म हो जाती है और उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं मिलती। मैं रोटी तक नहीं जाता हूँ,
आप ना शुक्र का उससे सवाल करें जो बेचारा यहाँ बार सिग्नल के ऊपर खड़ा है, जिसके पास पहनने के लिए शायद कपड़े भी कोई नहीं है। तो ये ना शुक्र हैं, अगर आप इनको ये ना शुक्रा समझते हैं। उस क्लर्क से बात करें जिसकी 19,000 रुपए तनख्वाह है, 4 उसके बच्चे हैं, उसने स्कूलिंग के भी पैसे पे करने। सो पाकिस्तानी अपनी हुकूमत से, जिस हुकूमत ने कहा था कि हम आपके लिए हालात को बेहतर कर देंगे, वो उनके सामने आवाजारी कर रहे हैं। बार वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका हक हासिल है पाकिस्तानियों को जिन्होंने वोट दिया और उनको इख्तियार में खान साहब ने कहा था मैं बेहतर करके दूंगा, ये वादा किया था, वो तस्वीर दिखाई थी कि 200 अरब रुपया वापस लेके आऊंगा, ये कहा था कि करोड़ नौकरियां दूंगा, ये कहा था गरीबों को 50 लाख घर बना के दूंगा। अवाम उसी धोखे में आके साथ चल पड़ी। अगर अब वो बेचारी गरीब अवाम कहती है कि साढ़े कुछ करो, तो अब आप उनको ये कहते हैं आप ना शुक्र हैं। बिल्कुल। शेख वकास अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला ऐसा ही है ना, पर पाकिस्तान में बैठे हम बरतानिया के मुश्किलात का, उनके अवाम की मुश्किलात का अहाता नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को से बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं उसके ऊपर मज़ीद नमकपाशी ना करें सारी सूरत हाल के अंदर, और मवाजने से गुरेज किया जाए, ना शुक्रा ना कहा जाए पाकिस्तानियों को इन हालात में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।